हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, 7th लेक्चर तक हो चुका है। 8वां लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आईपीएससी हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आईपीएससी पूरा फिनिश हो गया ना। हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया, प्रैक्टिस भी किया, हर तरीका भी आपको बताया, जितना तरीका पॉसिबल हो सकता है मैंने उस तरीके को भी डिस्कस किया। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। कैसे दिया है? इनडायरेक्टली, ऐसे बोल के नहीं दिया है, दिया है। आपने पढ़ा, आप अगर एनसीईआरटी देखी होगी तो एनसीईआरटी के बाद में ऐसे कुछ फिगर बना के दिया है, स्ट्रक्चर बना के दिया है। वो स्ट्रक्चर किस पे बेस है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेस है। तो वही देखने के लिए आए हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आज आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फिनिश होता है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या? वीबीटी। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, 12th का जितना बोर्ड का सिलेबस है आपके पास, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। बोर्ड एग्जाम के पहले तक सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी अच्छी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, आप लोग भी आराम से कापी कलम सब कुछ लेके आराम से बैठ जाइए बढ़िया से। आइए देखते हैं। देखो क्या है सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको किसने दिया था? इसे सिडविक ने दिया था। ठीक है, इसको किसने दिया था? सिडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। क्या नाम होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म में EAN होता है। क्या होता है? EAN। इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इफेक्टिव, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सारी चीज़ें मैंने पहले से नोट डाउन करके लाई हैं ताकि समय ना लॉस हो। ठीक है, ताकि समय लॉस ना हो, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप नोट कर लेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है जब कोई सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद, कोई सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नहीं आया समझ में? कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वही लिखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम कभी आयन के फॉर्म होगा, एटम के फॉर्म होगा, मैंने जनरली कैसे लिखा है? एटम के फॉर्म में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर है ये फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तभी तो कोऑर्डिनेट बनेगा, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो क्या लिखा है? टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं आया? फिर से देखो सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैंने सीधा इसको लिख दिया है। ठीक है, इस डिफिनीशन को आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक निकाला कैसे जाता है, इसको देखते हैं। देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या लिख दीजिए सबसे पहले? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिख दीजिए, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर दीजिए। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। क्या करना है? एटॉमिक नंबर लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। दूसरा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर दीजिए सेंट्रल मेटल एटम का, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर दीजिए, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सीधा सा है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, सीधा सा हिसाब है। क्या है? एटॉमिक नंबर लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर आया। ये होता है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, इसको डब्बे में करना है, इसको डब्बे में करना है। अब आप कहेंगे सर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताता क्या है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखिए, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहा हूँ, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बारे में बताता है? स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। देखो क्या लिखा है, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहा हूं, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाए, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाए, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होगा। ये मतलब होता है इसका। तो क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल इट्स, देखो क्या लिखा हूं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है, बराबर आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। ये रूल जनरली किसके लिए लगता है? सबके लिए तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये मेटल कार्बोनिल के लिए बोलना बहुत अच्छा होता है, उसके लिए पूरा फिक्स रूल है। अगर किसी भी मेटल कार्बोनिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ रहा है, तब तो स्टेबल है। ठीक है, उसके लिए हमेशा ट्रू होगा, लेकिन और किसी के लिए ट्रू हो ना हो, ये मैं जरूरी कह नहीं सकता हूँ ना, ये मैं 100% नहीं कह सकता हूँ। आया समझ में? यहाँ पे जैसे देखो, जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। अगर इनके इक्वल किसी का भी आ गया, इनके इक्वल किसी का भी आ गया, तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। इनके इक्वल किसी का भी आ गया, वो क्या होगा? स्टेबल होगा। 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये 54 है, क्या है? ठीक से लिखता हूँ, ये क्या है? ये 54 है, ठीक है। और ये क्या है? ये 36 है, ये 36 है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। आया समझ में? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN का फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? आप क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिख दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर दीजिए सेंट्रल मेटल एटम का, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहली बात, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता क्या है? ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला, अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ रहा है, तब वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। आया समझ में? तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल करवाते हैं आपके सामने, क्या? K4FeCN6। मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आइए निकालते हैं। कैसे? क्या था फार्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का? एक मैं करके बताता हूँ, बाकी आपको करना है। क्या होता है फार्मूला? एटॉमिक नंबर ऑफ CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यही था ना? देखो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ठीक है, 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो क्या यहाँ से ये हो जाएगा 4K प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4K प्लस। अगर ये +4 चार्ज खा रहा है तो ये कितना खाएगा? -4। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ। अगर यहाँ से 6 CN जाएगा तो कितना चार्ज? 1 CN पे कितना चार्ज? -1। 6 CN पे कितना चार्ज? -6। अगर यहाँ से 6 CN जाएगा, इसको कितना देख जाएगा? +6। इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? +6 प्लस -4 कितना आ जाएगा? +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +2। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई? 6 आपको दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी बता चुका हूँ पूरे डिटेल से। नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऐसे निकालते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है। और इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, 1। इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, 1। अरे भाई मोनोडेंटेड लिगेंड होता है ना, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1। इसलिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। ये हो गया आपका 26 हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है माइनस, ये हो गया कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 6 दूनी 12, तो इसको सॉल्व कितना आ जाएगा, 36 आएगा। कितना आएगा इसको, 36। मतलब ये ई ए एन जो आया है 36। ठीक है, ये देखिए नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है। मतलब ये क्या है, ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। आया समझ में, ये क्या स्टेबल है। अगर यार इसको हो गया 24 और ये 12, कितना हो गया, 4 2 6 और 2 1 3, कितना आ गया, 36। अरे ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, कितना आ गया, 36 आ गया। 4 2 6 2 1 3 आया। देखिए ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आया है। मतलब क्या है, ये स्टेबल है। मतलब क्या है, ये स्टेबल है। आया समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। NiCO का 4 ना, इसका देखते हैं कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। आप निकालो खुद। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या हो जाएगा। निकिल है ना, निकिल है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। और क्या होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, क्योंकि कोबाल्ट कैसा है, ये क्या है, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, देखो CO कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, कोई चार्ज नहीं आएगा। इसलिए इसके रहने और न रहने से इस Ni पे कोई चार्ज और नहीं आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, 4 है। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4 है। CO की डेंसिटी कितनी होती है, 1। इसलिए 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब क्या हो जाएगा, 28, ये तो खत्म, प्लस ठीक है 4 दूनी कितना हो गया, 8। इसको ऐड करने आता है, हो गया 30 6 36, कितना आ गया, 36। मतलब ये भी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है। ठीक है, नोबल गैस, इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में, कैसा ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। ये बातें इसके लिए 100% वैलिड हैं। ये बातें इसके लिए 100% वैलिड हैं। और कहीं कहीं पे अदर के लिए ये बातें, उनका 36 तो आता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होती हैं चीज़ें, तो हमको दूसरे तरीके से देखना पड़ता है स्टेबिलिटी। वो आगे बताएंगे, वो चीज़ें आगे की हैं, अभी के लिए नहीं। अभी हाँ, अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये बातें 100% सही होती हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये बातें 100% करेक्ट होती हैं। आया समझ में, तो ये क्या है, ये स्टेबल है। इसको नोट कर लो और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला है। ठीक है, कौन सा वाला, हाँ FeCO का 5, इसका निकालते हैं। FeCO का 5 है, यहाँ पे 5 है। FeCO का 5 कैसे निकालोगे, निकालो जल्दी से। EAN बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना है, 36 नहीं 26 है। 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसके रहने और न रहने से इस सेंट्रल मेटल एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, आपका आ गया 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 5। इसकी भी डेंसिटी कितनी, 1। तो 5 इंटू 1 कितना आ गया, 5 आ गया। आया समझ में, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, हो जाएगा 26, हो जाएगा प्लस 10, तो 26 30 36, इसका भी कितना आ गया, 36 आ गया। मतलब ये भी क्या है, स्टेबल है। ये भी क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है मेरे भैया, स्टेबल है। आया समझ में,
तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए इसका चेक करते हैं, इन भाई साहब का चेक करते हैं। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे निकालते आए हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EAN, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब क्या क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 है। कितना है, 26 है। आया माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकलवाना सिखाया है, निकालना सिखाया है। देखिए यहाँ से SO4 जाएगा तो इसको कितना देके जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा तो इस पर कितना आएगा, +2। ठीक है, H2O के रहने और न रहने से, H2O के रहने और न रहने से Fe को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था NO अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, NO अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। NO यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, NO अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के इनर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स के इनर है, तब तो ये NO+ के फॉर्म में रहता है। आया, इसकी याद कर लेंगे। अगर ये NO आउटर है, कॉम्प्लेक्स के आउटर कॉम्प्लेक्स है, तब तो क्या होगा, इस पे क्या होगा, 0, साफ साफ है। ठीक है, देखो अंदर है +1 फॉर्म में होगा। अगर यहाँ से एक NO जाएगा तो कितना लेके जाएगा, +1, इसको कितना देके जाएगा, -1, इसको ऐड कर दो ना, तो -1 + 2 कितना आ गया, +1, इसका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या होता है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टोटल 6 है। टोटल देखो एक के रिस्पेक्ट में निकालो, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 5। ठीक है, H2O का डेंटिसिटी कितनी होती है, 1 हो गया, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 1, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 1। ठीक है, 1 कितना आ गया, टोटल 6 आ गया। आया, इस तरीके से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, तो कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 प्लस कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा, 37 कितना हो गया, 5 2 7 और 2 3 कितना आ गया, ये आ गया 37। क्या ये स्टेबल है, नहीं। क्या ये स्टेबल है, नहीं। ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है। क्या है, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको निकाल लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद तो आपको कुछ इसका एप्लीकेशंस बताएंगे, इफेक्टिव टॉपिक नंबर का, कि क्या इसका एप्लीकेशंस होता है ना। इसको निकालो, क्या हो जाएगा, EAN बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना है, 24। ठीक है, कितना है, 24 है। ठीक है, देखिए इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ पे H2O कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसको रहने और न रहने से इस क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है। H2O का डेंटिसिटी कितनी, 1, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 + 12। ठीक है, 36 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 2 6 36, कितना आ गया, 36। मतलब ये भी क्या है, स्टेबल है, ये भी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक, देखिए इसका नेचर देखते हैं, इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, इफेक्टिव टॉपिक नंबर का एप्लीकेशन सीखते हैं। एप्लीकेशन क्या है, देखिए आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल किसके लिए होता है, मेटल कार्बोनिल के लिए होता है। मेटल कार्बोनिल्स की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, इस रूल से क्या होता है, किसी भी मेटल कार्बोनिल को, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स किसका है, मेटल कार्बोनिल्स का है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का होता है।
ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है, उसको पता करते हैं। सबसे पहले आपको मतलब समझाता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको यही क्लियर करना पड़ेगा। हमें लगता है बहुत लोग को यही नहीं आता होगा। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग, सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझो और रिडक्शन का मतलब समझो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी दो डिफिनेशन से आपका काम चल जाएगा, इसी दो डिफिनेशन से आपका काम चल जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी दो डिफिनेशन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे। यहाँ सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान समझना, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं? जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद का क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार फिर से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद का क्या हो जाए? रिडक्शन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो सामने वाले का रिडक्शन कर दे, खुद का क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं ले लिया हूँ MnCO5। क्या होता है? MnCO5 होता है, MnCO5। इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आइए निकालते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आइए निकालते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तभी पता चल तभी पता चल पाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है। आइए पता करते हैं। Mn का कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? Mn कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। 25 होता है। अब देखो, माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि CO के रहने से इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। CO के रहने से इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। थोड़ा रुकिए 1 सेकेंड। क्या करें, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, देखना पड़ता है इधर चीज़ें भी, ठीक है। थोड़ा सा सुबह जब भी वीडियो डालते हैं तो यही दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना। अब क्या होता है, देखो इसमें करना क्या है। इसका मैंने क्या निकाला है? सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। हाँ, इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 0। और क्या होगा? +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है? 5 और CO की डेंसिटी कितनी होती है? 1। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5। अब ये कितना हो गया? 25। कितना हो गया? ये हो गया आपका 10 हो गया। तो 25 10 कितना हो गया? ये आपका 35 हो गया। कितना हो गया? 35। देखिए, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 35। ध्यान समझेंगे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया है? 35 आया है, ठीक है। कितना आया? 35। इसको स्टेबल होने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होना पड़ेगा। इसको स्टेबल होने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होना पड़ेगा। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब किसके इक्वल हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। 36 के इक्वल हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल होना चाहेगा क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 35 आया। ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए 36 के बराबर होगा तभी नहीं स्टेबल होगा भाई। 36 के बराबर होगा तभी तो स्टेबल होगा। तब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर इसको 36 होना है, ये 35 है ना, अगर इसको 36 होना है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि छोड़ेगा? भाई छोड़ेगा। क्यों? 35 से 36 होना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या हो जाएगा? 36। आप देख रहे हैं
इसने खुद का, देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है। अब ध्यान समझिएगा, अब सवाल उठा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और गेन, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब इसने खुद का क्या किया है? रिडक्शन किया है। इसने खुद का क्या किया है? रिडक्शन किया है। खुद का क्या किया है? रिडक्शन। जब ये खुद का रिडक्शन किया है तो सामने वाले का क्या किया होगा? ऑक्सीडेशन किया होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से देखो एक बार, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 35। इसको 36 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा भैया ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब खुद का क्या किया है? रिडक्शन। मतलब सामने वाले का क्या किया होगा? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। ठीक है, आइए इसका देखते हैं, MnCO6 का। इसको आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है। क्या बताना है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है, बताओ। तो आप क्या निकालोगे? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैग्नीज है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 25। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज देगा नहीं, तो 0 हो गया। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 6। डेंटिसिटी कितनी है? 1, इसलिए कितना आ गया? 6 आ गया। तो 25 प्लस कितना हो गया? 20 कितना हो गया? ये हो गया 12। कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 25 कितना हो गया? 12, 12। तो ये हो गया 25, ये हो गया 12 हो गया, तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, 5 2 7 और 2 1 3, मतलब कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। कितना आ रहा है? 37। ध्यान देंगे, फिर से एक बार देख लो। 25 कितना हो गया? 5, हाँ कितना आ रहा है? 37 आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। 37 आ रहा है ना, मतलब इसको 30, क्या ये स्टेबल है? क्या 37 आ रहा है? क्या ये स्टेबल है? क्या स्टेबल नहीं है? स्टेबल नहीं है। इसको 36 होने के लिए, ध्यान दो, इसको 36 होने के लिए, इसको 36 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा कि लॉस करना पड़ेगा? सोचो ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा कि लॉस करना पड़ेगा? अगर इसको 36 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा कि लॉस करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। 37 है ना, क्या होना चाहिएगा? 36 होना चाहेगा। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो क्या होगा? 36 होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करना किसकी टेंडेंसी होती है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। मतलब खुद का क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है। खुद का क्या किया? खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। मतलब सामने वाले का क्या किया होगा? रिडक्शन किया होगा। सामने वाले क्या किया होगा? रिडक्शन। ठीक है, अरे भाई लॉस किया है ना, तो लॉस करना किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑक्सीडेशन की। मतलब ऑक्सीडेशन किया है तो सामने वाले क्या किया होगा? रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? MnCO6 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आया समझ में? एक क्वेश्चन ऐसा एक करवाता हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको नोट करिए। ठीक है, VOCO6। ठीक है, इसको आप बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है, बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम, टिटेनियम, मरीडियम। ठीक है, इसका 23 होता है, 23। तो एटॉमिक, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 23 होता है। माइनस
ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो ही आएगा क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं देगा, तो जीरो आ गया। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस क्या होता है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6 और डेंसिटी कितना है 1, इसलिए 6 आ गया। 2 इंटू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसलिए ये हो गया 23 और ये कितना हो गया 12, इसको ऐड करिए 23 12, 3 2 5 2 1 3, 3 2 5 2 1 3, कितना आ गया 35 आ गया 35। अब ये 36 होने को मांगता है, 36 होने को मांगता है, तो 36 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा कि गेन करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, तभी तो 36 होगा। लॉस करेगा 34 हो जाएगा, ठीक है, गेन करेगा। और गेन करना किसकी प्रॉपर्टी है, रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की प्रॉपर्टी है। मतलब खुद क्या क्या हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, लॉस, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, मतलब खुद का क्या कर रहा है रिडक्शन, सामने वाला क्या करेगा ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्या हो जाएगा बोलो VOCO5 एक्ट एज ए क्या, एक्ट एज ए, क्योंकि रिडक्शन कर रहा ना, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आया समझ में, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से एक बार देख लो, 35 आया है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा मतलब रिडक्शन करेगा, सामने वाले क्या करेगा ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। नोट कर लो, फिर इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ सकता है, सर अगर किसी का एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर ही हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे, जो रिड्यूसिंग बोलेंगे। आइए इसको चेक करते हैं। जैसे NiCO4, इसको मैं पता करना चाहता हूँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है। आइए पता करते हैं। इसका क्या निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, ठीक है। इतना टाइम कभी किसी ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए यूज नहीं किया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ, Ni का क्या निकालो, क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है 28 होता है, निकल का 28 माइनस, ठीक है, क्योंकि हमको भी पढ़ाया गया था भाई, इसका एप्लीकेशन नहीं बताया गया था, केवल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दिए थे, एप्लीकेशन नहीं बताते कि इसका काम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। मैं तो आपको एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो 28 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 0 आएगा। क्यों, क्योंकि CO क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके रहने और न रहने से इस निकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए कितना हो गया 0 हो गया। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड 4, डेंसिटी 1, कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 4 आ गया, 2 इंटू 4 आया, तो 28 प्लस 8, 8 28 2 30 6 36, कितना आ गया 36। अब तो इसका 36 आ गया। आप बोलोगे सर ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल, हाँ भैया स्टेबल है, स्टेबल है। ये न तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा न तो रिड्यूसिंग नेचर का होगा, ठीक है, नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नॉर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसे लिख लो, क्या लिखेंगे, ये न तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है न तो रिड्यूसिंग नेचर का है, इसलिए इसको लिख आप क्या लिखेंगे, ठीक है, NiCO का फॉर्म, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको केमिस्ट्री से मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है, नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, नॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाली चीज़ है, मैंने आपको इक्वल को भी सिखा दिया, जिसका इक्वल आ गया उसको लिए क्या करना है, उसके लिए ऐसे स्टेटमेंट लिख के आएगा, ऑप्शन में ऐसे स्टेटमेंट लिख के आएगा, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मेटल बाड किस में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, मेटल बाड किस में एग्जिस्ट करेगा। मतलब आपसे 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा नीट एग्जाम में, मोनोन्यूक्लियर है कि बाई न्यूक्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मतलब मेटल बाड किस में एग्जिस्ट करेगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको नोट करिए, फिर इसको सिखा दें तीसरा एप्लीकेशन, ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक। देखिए जैसे ये होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको बोल दे रहा हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हेल्प्स टू फाइंड मेटल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स और
हेल्प्स टू फाइंड मेटल कार्बोनिल्स इन मोनोन्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर। मतलब इसकी सहायता से हम क्या क्या चीज़ें पता करते हैं कि मोनोन्यूक्लियर है कि डाइन्यूक्लियर है, मतलब अल्टीमेटली क्या पता करते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड किस में एग्जिस्ट करेगा, ये पता करते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड किस में एग्जिस्ट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नीट एग्जाम में अभी जल्दी आया हुआ क्वेश्चन है, 17 या 18 में आया था, इसको ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका होता है, ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट आपको हो सकता है समझ में आए, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्या चीज़ें एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर helps to find metal bond in metal carbonyls or helps to find metal carbonyls in mononuclear या डाइन्यूक्लियर। स्टेटमेंट गया भाड़ में। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, क्वेश्चंस पे आता हूँ। मैं पता करना चाहता हूँ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स मोनोन्यूक्लियर है कि डाइन्यूक्लियर है। सीधा सीधा बात, ये कॉम्प्लेक्स मोनोन्यूक्लियर है कि डाइन्यूक्लियर है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास ना। ये कॉम्प्लेक्स मोनोन्यूक्लियर है कि डाइन्यूक्लियर है, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आइए निकालते हैं। ठीक है, इसका मैं अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूँ, अभी निकाला था। ठीक है, इसका कितना होता है 25। ठीक है, -0 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आप थोड़ी बताऊँगा, ये हो गया 25 + 10, तो 25 + 10 हो गया 25 + 25 हो गया 35 हो गया। कितना हो गया 35। अब देखिए 35 आ रहा है, क्या हो रहा है 35 आ रहा है, यानी इसको 36 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी तो 36 होगा। अगर ये मोनोन्यूक्लियर फॉर्म में रहा, तो कभी 36 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको मेटल मेटल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये मेटल है, एक मेटल का कितना आया 35, दूसरा भी मेटल, इसका भी कितना आया है 35 आया है। अब इन दोनों को 36 होना है। ठीक है, इन दोनों को 36 होना है। और कॉम्प्लेक्स कैसा, ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स कैसा, देखिए Mn है ना, तो Mn देखिए Mn है, मेटल क्या है Mn है, मेटल क्या है Mn है। कितना आया है 35, कितना आया है 35। ठीक है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, दोनों को 36 होना है। इन्होंने ऑलरेडी 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्होंने बना रखा है। इसने भी 5 कोऑर्डिनेट बना रखा है, ऑलरेडी आपको दिया है 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको 36 होने को मांगता है, तो 36 होना चाहता है। ये 35, ये 35 आया। अब देखो ये लोग करते क्या है, आपस में मेटल मेटल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड 36 होने के लिए। अब देखो इसका भी 36, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कमी थी, इसका भी 36 हो जाएगा, इसका भी 36 हो जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन कमी था ना, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अरे शेयरिंग पढ़ा कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए होगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, दोनों का 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, मेटल मेटल बॉन्ड। यानी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं कहूँ ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कैसे करता है, ये Mn2CO का 10, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी में आपको इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करके दिया है, जो आप पढ़ते हो ना, वो जो सारा का स्ट्रक्चर दिया है एनसीईआरटी में, इसी फॉर्म में आपको दिया है। यानी ये मोनोन्यूक्लियर है कि डाइन्यूक्लियर है, ये आपका कैसा है, ये आपका है डाइन्यूक्लियर। कैसा है, डाइन्यूक्लियर। इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लीजिए। नहीं आया होगा समझ में, फिर से रिपीट करेंगे, आ जाएगा। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी बना के दे रखा है, इस तरीके से एनसीईआरटी में बना के दे रखा है। ठीक, इस तरीके से एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना के दे रखा है। ऐसे समझ में, इस तरीके से बना। इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। ये क्या होता है, ये डाइन्यूक्लियर होता है। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। आया समझ में। ठीक है, ये रीजन होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, इसे इसको पता करना है कि मोनोन्यूक्लियर है कि डाइन्यूक्लियर है, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। आइए पता करते हैं। देखिए
क्या निकाल लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए। कितना होता है 28, कितना हो गया 0 प्लस 2 × 4, अब थोड़ी बताएंगे, हो गया 24, कितना हो गया प्लस 4 दूनी हो गया 8, तो 8 30 हो गया 36 आ गया। इसका देखिए कितना आया है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया 36 आया है। ये तो ऑलरेडी ही स्टेबल, ये तो पहले से स्टेबल है, ये तो पहले से स्टेबल है क्योंकि इसका कितना आ गया 36 आ गया। क्या यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, यहाँ पे कोई मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये मोनोन्यूक्लियर होगा। ये मोनोन्यूक्लियर होगा कि डाई न्यूक्लियर, ये कैसा होगा, ये होगा आपका मोनोन्यूक्लियर। कैसे होगा, मोनोन्यूक्लियर होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आपका आ गया FeCO का 5 आ गया। ठीक है, इसको पता करना चाहता हूँ कि मोनोन्यूक्लियर है कि डाई न्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर है कि डाई न्यूक्लियर है, आइए पता करते हैं। देखिए इसका कितना होता है 26 होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, 26 प्लस कितना आ गया 10 आ गया, हो गया आपका, ये भी कितना आ गया 36 आ गया। 26 4 30 होता है, 6 36 हो तो गया 36, यानी ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी मोनोन्यूक्लियर है। ये भी कैसा होता है, मोनोन्यूक्लियर होता है। जैसे आपका ये वाला आ गया CO का 4 एनसीईआरटी में दिया है, CO ये भी दिया है एनसीईआरटी में, CO का 4, इसको पता करना चाहता हूँ कि मोनोन्यूक्लियर कि डाई न्यूक्लियर है, आइए पता करते हैं। इसका कितना होता है 27 ना, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आ गया, ये हो गया आपका 27, यहाँ सॉल्व करते हैं, 27 कितना हो गया प्लस 8, तो 27 आया 27 30 35 हो गया, कितना हो गया 35 ना, 35 हो गया। अब देखिए इसमें क्या आया 35 आया, मतलब CO है और CO, इसका कितना है 35, इसका कितना है 35। अब इसको 36 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ना। अरे 35 ना, इसको 36 होता है, 36 चाहता है, 36 होने को मांगता है, 36 ये होना चाहता है, तो 36 तभी न होगा जब मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की, ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तभी तो 36 होगा। इसका भी 36, इसका भी 36, इसलिए क्या होगा मोनोन्यूक्लियर होगा कि डाई न्यूक्लियर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका डाई न्यूक्लियर। क्या होगा, डाई न्यूक्लियर। ये दोनों क्या होंगे, मोनोन्यूक्लियर। इस तरीके से आया समझ में। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये आपका ऐसे एग्जिस्ट करेगा, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो इस तरीके से होता है। क्या होता है, एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, CO क्या हो जाएगा, CO का ट्वाइस, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, नोट कर लीजिए। देखिए अब यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है खत्म, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है खत्म। मैंने ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लिया, कौन मोनोन्यूक्लियर है कौन डाई न्यूक्लियर है। इसके बाद भी जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं एक क्वेश्चन इसका और बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फिनिश होता है। अब आपको पढ़ाएंगे क्या, अब आपको पढ़ाया जाएगा क्या, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाना है, फिर इसके बाद CFT चलेगा, CFT के बाद आपका चलेगा क्या, CFT के बाद कुछ ज़्यादा बचा है नहीं, CFT थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, 3 टॉपिक पढ़ाना है, VBT, CFT, आइसोमेरिज्म, फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की। तो इसको नोट डाउन करिए बढ़िया से, और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने ऐसे कुछ बेसिक बातें छोड़ी नहीं है। अगर आपने जितना लेक्चर मैंने पीछे बताया है उतना आपने रिवाइज करके आया होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में ज़रूर आई होंगी चीज़ें। पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।